Hello student, today I am going to start second unit of IPC. Second unit basically deals with offences against women and offences relating to marriage. जो second unit है ये महिलाओं के विरुद्ध अपराध और विवाह संबंधी अपराध के बारे में बात करता है. And the first topic which I am going to start today is rape. But before starting this topic, हम देख लेते हैं कि previous year के questions क्या पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें. सबसे पहले हम देख रहे हैं 2016 का क्वेश्चन. जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडल्ट्री, डिस्कस इन ब्रीफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द ऑफेंस. ठीक है, झारखंड से आप क्या समझते हैं इस अपराध की संवैधानिकता की व्याख्या कीजिए. ठीक है, तो एडल्ट्री पे यहाँ पे पूछा गया है और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे पूछा गया. देन सेकंड पूछा गया है आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन. हालांकि ये 60 क्वेश्चन आता है बट यहाँ पे लॉन्ग पूछ लिया गया है. और इसके अलावा बाइगेमी, डाउरी, डेथ, कस्टडियल रेप पर यहाँ पे 60 नोट पूछा गया है. अगेन इन 2017 में जो क्वेश्चन लॉन्ग आया है वो रेप पर आया है. एक सेंटेंस दे दिया है, स्टेटमेंट दे दिया है, बट क्वेश्चन जो पूछा गया रेप का पूछा गया है कि यहाँ पे आपको रेप क्या है. रेपिस्ट डज नॉट ओनली डिस्ट्रॉय बॉडी ऑफ द विक्टिम बट ऑल्सो ruins her soul and leaves a stigma for throughout life. In the light of above statement, discuss the offense of rape. ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेप को ही डिस्कस करना है, बस एक स्टेटमेंट दे करके. ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में पूछा हुआ है बट आपको प्रोविजन में पूरा रेप का लिखना होगा. देन सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन अंडर आईपीसी. यहाँ भी ये क्वेश्चन रिपीट किया गया कि महिलाओं के विरुद्ध कितने ऑफेंस होते हैं, उस पर एक ऐसे टाइप का पूछ लिया है. देन इन 2018 जो लॉन्ग क्वेश्चन आया है ये व्हाट पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर गैंग रेप अंडर इंडियन पिनल कोड. वुड यू सजेस्ट चेंजेस इन द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द गैंग रेप. यहाँ पे गैंग रेप के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि गैंग रेप क्या है, इसके सजेशन भी पूछ लिए गए कि इसमें क्या चेंजेस किया सकते हैं. देन सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया है मैरिज से रिलेटेड. ठीक है, यहाँ भी एक इससे पूछ लिया है कि विवाह संबंधी जितने भी अपराध होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है. 60 नोट में क्रुएल्टी आई है. 2019 में फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कस्टडियल रेप एंड हाउ इट हैज बीन पनिश्ड बाय द इंडियन पिनल कोड. 19 में अभिरक्षा में बलात्कार क्या होता है ये पूछा गया है. और जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया यहाँ एक राइट एसे ऑन ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन. महिलाओं के अगेंस्ट में जितने भी ऑफेंस होते हैं उस पर एक एसे पूछ लिया है कि सारे ऑफेंसेस को 60 में आपको इसमें लिखना होगा. इसमें फिर 60 नोट आया है, मॉडेस्टी पर आया है और क्रुएल्टी पे आया है कि क्रुएल्टी क्या होती है महिलाओं के खिलाफ में. तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने देखे उसके बेस पर जो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो क्वेश्चन हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट देख रहे हैं वो एक तो रेप का है. ठीक है, देन एडल्टी है और क्रुएल्टी और इसके बाइगेमी है. ठीक, ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं. तो सबसे पहले जो हम टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज रेप. बलात्कार क्या होता है. ठीक है, द ऑफेंस ऑफ रेप हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 375. सेक्शन 375 में बलात्कार को यहाँ परिभाषित किया गया है. दिस सेक्शन वाज अमेंडेड इन ईयर 2013. इसको 13 में अमेंड किया गया था, बाद में 2018 में भी अमेंड हुआ था. निर्भया रेप कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद में इस सेक्शन को अमेंड किया गया था. रेप लॉ में काफ़ी चेंजेस किए गए थे. तो ये जो नया रेप लॉ है तो इसमें दो पार्ट में डिफाइन किया गया है रेप को. ठीक है, पहले पार्ट में बताया गया है कि कौन से सेक्सुअल एक्ट करने होते हैं और जो सेकेंड पार्ट है उसमें ये बताया गया है कि किन सर्कमस्टांसेस में ये सेक्सुअल एक्ट किए जाने चाहिए. ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है Section 375 defines rape and Section 370 provides the for its punishment. According to Section 375, a man is said to commit rape. जो स्टार्टिंग का सेक्शन का प्रोविजन दिया गया, a man is said to commit rape. एक पुरुष बलात्कार करता है if he यदि वह. फिर यहाँ 4 कंडीशन दी गई हैं, 4 सेक्सुअल एक्ट दिए गए हैं. इन सेक्सुअल एक्ट में से कोई भी सेक्सुअल एक्ट करता है, कोई भी मैन, दैट मीन्स एक पुरुष ही, एक मैन ही रेप का ऑफेंस कर सकता है, कोई महिला रेप का ऑफेंस नहीं कर सकती. तो बिल्कुल क्लियर है कि ए मैन कैन कमिट रेप ओनली. ठीक है, एक पुरुष ही रेप कर सकता है. ठीक, अब जो यहाँ पे सेक्सुअल एक्ट दिए गए हैं, पहला हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है. इफ ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वजाइना
mouth, urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person. जो पहला पार्ट बताया गया है, पेनिट्रेट्स हिज पेनिस, अपने पेनिस को वो पेनिट्रेट करता है, प्रवेश कराता है, टू एनी एक्सटेंट, किसी भी सीमा तक, इनटू द वजाइना, महिला की वजाइना में, या उसके माउथ में, या उसके यूरेथ्रा में, या उसके एनस में। इन चारों जगहों पर, वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा या एनस में, वो पुरुष अपने पेनिस को पेनिट्रेट करता है, उसका प्रवेश कराता है, या मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, या उस महिला को ऐसा करने के लिए वो मजबूर करता है, या उस महिला से कराता है। ठीक, वो पुरुष उस महिला के साथ ही करता है, या उस महिला को ऐसा करने के लिए वो विवश करता है। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया। देन बी है, इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस इनटू द वजाइना, यूरेथ्रा और एनस ऑफ ए वुमन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट, टू एनी एक्सटेंट मतलब किसी भी सीमा तक, वो कितनी इंटी होती है उसका कोई यहाँ पे लिमिट नहीं दी गई, किसी में थोड़ा या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बात की कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसको कोई वस्तु हो सकती है, उसको इंसर्ट किया जाता है, प्रविष्टि की जाती है, या पार्ट ऑफ बॉडी या शरीर के किसी भाग का प्रवेश किया जाता है जो कि पेनिस ना हो। ठीक, तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में किस चीज़ को इंसर्ट किया जाता है, कोई भी वस्तु, वस्तु में कुछ भी हो सकता है, दैट में भी राड हो सकता है, ये बॉटल हो सकती है, किसी भी तरीके कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, तो किसी वस्तु का प्रवेश कराया जाए, या बॉडी का कोई पार्ट, उस पुरुष ने अपनी बॉडी के ही किसी पार्ट का प्रवेश करा लिया हो जो कि पेनिस ना हो, पेनिस को छोड़ करके किसी और बॉडी के पार्ट को उसने प्रविष्टि कराई हो, कहाँ कराई हो, इनटू द वजाइना, महिला की वजाइना में, उसके यूरेथ्रा में, और एनस ऑफ ए वुमन, या महिला के एनस में। ठीक है, और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, या उस महिला को उससे या किसी अन्य पुरुष के साथ ऐसा करने के लिए विवश करता है। ठीक, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की बात की गई है कि पेनिस का तो पहले पार्ट में हो गया था कि पेनिस का पेनिट्रेशन करता है, सेकेंड पार्ट में पेनिस का पेनिट्रेशन नहीं होता, पेनिस के अलावा कोई भी वस्तु हो सकती है या शरीर का कोई भाग भी हो सकता है, जैसे फिंगर या वैसे कोई भी शरीर का भाग हो सकता है जो कि महिला के इन जगहों पर, वेजाइना, यूरेथ्रा या एनस में वो इंसर्ट करता है, प्रवेश करता है। ठीक, या महिला को ऐसा करने के लिए वो विवश करता है। ठीक, देन सी manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body of such woman or makes her to do so with him or any other person. Manipulates any part of the body of a woman, उस महिला के शरीर को इस तरीके से उसका हस्तसाधन करता है। ठीक है, महिला के शरीर के किसी भाग का इस तरीके से मैनिपुलेट करता है, तो घुमा देता है, ठीक, बॉडी को। ठीक है, तो इस तरीके से महिला की बॉडी को मैनिपुलेट किया जाता है, सो एज टू काज पेनिट्रेशन इनटू द वजाइना, जिससे कि महिला की वजाइना में, उसके यूरेथ्रा में, उसके एनस में, या एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ सच में, उस महिला के शरीर के किसी भी भाग में पेनिट्रेशन हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर पेनिट्रेशन वर्ड यूज किया गया, बट ये नहीं लिखा है कि किस चीज़ की पेनिट्रेशन की बात की गई है, तो जहाँ कहीं भी पेनिट्रेशन वर्ड लिखा गया दैट मीन्स पेनिट्रेशन ऑफ द पेनिस मांगा। तो यहाँ पर बात जो की गई है कि महिला के शरीर को इस तरीके से मैनिपुलेट किया था, उसके शरीर को इस तरीके से घुमा दिया जाता है जिससे कि ऐसी पोजीशन बन जाती है कि पेनिस का पेनिट्रेशन महिला के वेजाइना में हो जाता है, उसके यूरेथ्रा में हो जाता है, उसके एनस में हो जाता है, या महिला के शरीर के किसी अन्य भाग में भी ये हो सकता है, जरूरी नहीं इन्हीं जगहों पर हो, किसी अन्य भाग में भी अगर पेनिट्रेशन हो जाता है पेनिस का, या महिला को खुद ऐसा करने के लिए विवश किया जाता है उस व्यक्ति के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, तब भी ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। देन फोर्थ दिया गया है, applies his mouth to the vagina, anus, urethra of a woman or makes her to do so with him or any other person. Applies his mouth to the vagina, वो पुरुष महिला के वेजाइना पर अपना मुंह लगाता है, या उसके एनस पर मुंह लगाता है, या यूरेथ्रा पर मुंह लगाता है, और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, या उस महिला को ऐसा करने के लिए वो
विवश करता है, ठीक है, कि वो खुद महिला ऐसा उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करे। तो यहाँ पे 4 कैटेगरी दी गई है, 4 सेक्सुअल एक्ट दिए गए हैं, ठीक है। ओल्ड लॉ में ये कोई डिफाइन नहीं किया गया, तो ओल्ड लॉ में सिंपल सा होता था सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए मैन विद ए वुमन। इसमें क्या हुआ है, चेंज होने के बाद में अब ये डिफाइन कर दिया गया है कि कौन से सेक्सुअल एक्टिविटी करनी होती है। तो 4 तरीके की सेक्सुअल एक्ट महिला के साथ करने होते हैं। तो पहली बात ये कर दी गई कि इन चारों में से कोई ना कोई एक सेक्सुअल एक्ट वो पुरुष किसी महिला के साथ करे, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट कह रहा है सच एक्ट मस्ट बी डन अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 सर्कमस्टांसेस, ठीक है। ये जो कृत्य किया गया है, ये जो सेक्सुअल एक्ट के ऊपर की बात की गई है, ये नीचे लिखे 7 कंडीशन में से 7 परिस्थितियों में से किसी न किसी परिस्थिति में होना चाहिए, ठीक है। तो जो पहली कंडीशन दी गई है अगेंस्ट द विल ऑफ वुमेन, ठीक है, महिला की इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए, ठीक है। ये जो भी सेक्सुअल एक्ट किया गया है, चारों बात की गई है, वो महिला के इच्छा के विरुद्ध, ठीक है। दैट मीन्स महिला ने रजिस्ट किया है, उसने विरोध किया है, महिला के विरोध करने के बावजूद भी उसके साथ में सेक्सुअल एक्ट किया गया। द ऑफेंस ऑफ रेज इज कॉन्स्टिट्यूटेड व्हेन द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज डन अगेंस्ट द विल ऑफ द वुमन, ठीक है। विल मीन्स दैट वुमन शुड बी हेल्दी एंड कॉन्शियस एंड शी वुड हैव एक्सप्रेस्ड हर विल प्रायर टू द इंटरकोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे बात एक ध्यान में रखनी है कि जो विल की बात है, विल का मतलब होता है कि हाँ महिला कॉन्शियस है, वो देख रही कि कौन सी सेक्सुअल एक्ट की बात की जा रही है और जान समझ कर भी वो मना कर रही है कि नहीं हमारा इस एक्ट को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक। तो महिला यहाँ पे रजिस्ट करती है, विरोध करती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के प्रायर विरोध उसका होता है, ठीक है। पहले ही सेक्सुअल एक्ट के पहले ही वो विरोध कर देती है, ठीक, मतलब उसकी इच्छा नहीं होती है, उसके बावजूद ऐसा किया था। एक बार सेक्सुअल एक्ट हो गया फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं होता है कि बिल या कंसेंट का पता करना। सेक्सुअल एक्ट स्टार्ट होने के पहले की बात होनी चाहिए कि सेक्सुअल एक्ट जब स्टार्ट किया गया था तो महिला की विल के अगेंस्ट रहा हो, ठीक है। देन सेकेंड विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि महिला की सम्मत के बिना consent of the woman for the sexual intercourse must have been obtained prior to the act. It would be no offense that the woman consented after the act. Consent means voluntary participating in the intercourse and that consent should be free consent, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट जो कहा गया है महिला की कंसेंट के बिना होना चाहिए, उसकी सम्मत के बिना, और जो सम्मति होनी चाहिए, जो कंसेंट होनी चाहिए वो प्रायर टू द इंटरकोर्स के पहले होनी चाहिए। एक बार इंटरकोर्स हो जाता है उसके बाद महिला उसको अपनी कंसेंट दे दे कि ठीक है तो ये कंसेंट में नहीं माना जाएगा। तो सेक्सुअल एक्ट के पहले ही कंसेंट होनी चाहिए। अगर सेक्सुअल एक्ट स्टार्ट होने के पहले कंसेंट नहीं ली गई है तो वहाँ पर ये रेप का ऑफेंस बन जाएगा। तो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कोई दबाव उसमें नहीं होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। यहाँ पे स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए। अगर धोखे से दबाव दे के डरा करके, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन करके अगर कंसेंट हासिल की जाती है तो कंसेंट मानी नहीं जाएगी। सेक्शन 90 आपने पढ़ा हुआ है कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए तभी वो कंसेंट मानी जाएगी। तो कंसेंट की कैटेगरी में होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए कि महिला उस वक्त कंसेंट देने की पोजीशन में रही हो, ठीक है, और उसकी कंसेंट के बिना ऐसा किया गया। और दोनों में फर्क ये है, अगेंस्ट द विल में क्या होता है, जब महिला पूरी तरह कॉन्शियस होती है, वो साफ साफ क्लियरली वो रजिस्ट करती है, विरोध करती है, फिर भी उसके साथ में सेक्सुअल एक्ट किया था। विदाउट द कंसेंट कब हो सकता है महिला उस समय कंसेंट देने की पोजीशन में रही ना हो, महिला सो रही हो, अनकॉन्शियस हो, उस समय अगर महिला के साथ में सेक्सुअल एक्ट किया जाएगा तो हम ये तो नहीं कर सकते कि अगेंस्ट द विल है, बट हम इस सेकंड पार्ट में उसको ले आएंगे कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमन, ठीक। तो सेकंड पार्ट तब अप्लाई हो जाता है जबकि महिला स्लीपिंग मोड में हो रही है, सो रही होती है, या वो अनकॉन्शियस होती है, चेतना अवस्था में होती है। देन थर्ड पॉइंट है कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट, ठीक है। तीसरी बात कही गई तीसरे पार्ट में कि जो कंसेंट हासिल की गई महिला की, ठीक, वो उसको या उसके किसी रिलेटिव को डेथ या हर्ट के भय में डाल के, ठीक है। तो सच कंसेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज द फ्री कंसेंट व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन whom she is interested in fear of death or hurt। तो उस महिला को स्वयं या उस जिसका भी इंटरेस्ट उसमें, जिसमें भी उसको हित बदे, इसके फैमिली मेंबर कोई हो, फादर मदर भाई इस टाइप के होते हैं, ठीक। तो उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके बारे में भी अगर ये डेथ या हर्ट पहुंचाने का अगर फियर दिखाया गया है, भय दिखाया गया है, तो वहाँ भी ये मान लिया जाएगा कि ये कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक। तो अगर कंसेंट महिला को
डेथ या हर्ट का फियर दिखा करके हासिल की गई है तो ये कंसेंट नहीं मानी जाएगी और विदाउट कंसेंट ही माना जाएगा। ठीक है, देन जैसे महिला को रिवॉल्वर दिखा करके उसके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया जाता है, चाकू दिखा के कर लिया जाता है, क्या दिखा के कर लिया जाता है कि अगर तुम मना करोगे तो हम तुम्हारे फादर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस टाइप की बातें यहाँ पे कही गई कि फियर का फैक्टर होना चाहिए, चाहे डेथ का फियर हो या चोट पहुंचाने का भी फियर है, तब भी अगर चोट की डर से भी महिला अपनी कंसेंट देती है तब भी ये रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो डेथ या हर्ट का फियर अगर दिखा करके कंसेंट हासिल की गई है तो ये रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, देन फोर्थ है कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, मतलब यहाँ पर जो कंसेंट हासिल की जाती है वो ये दिखा के हासिल की जाती है कि वो महिला उस पुरुष से विवाहित है, जबकि वो पुरुष अच्छे से जानता है कि वो महिला उससे लॉफुली मैरिड नहीं है। ठीक है, व्हेन द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय एनी पर्सन हु नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड and that her consent is given because she believes that he is the person with whom she is lawfully married. In this situation, the sexual intercourse would amount to rape. चौथी पार्ट में कह रहा है कि महिला को वो पुरुष ये विश्वास करा देता है कि वो उसकी विधिपूर्ण विवाहित पत्नी है और उसका पति है, और ये विश्वास करके वो महिला की कंसेंट हासिल कर लेता है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, एक तो ये है कि जो पुरुष हो वो अपनी आइडेंटिटी छिपा ले, ठीक है, वो चाहे अपना चेहरे को बदल करके या कैसे भी महिला को ये रिप्रेजेंट करे कि हाँ मैं ही उसका पति हूँ। ठीक, तो उस कंडीशन में अगर आइडेंटिटी छिपा करके वो महिला के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है, ठीक है, तो वहाँ पे इसमें आ जाएगा। या झूठा मूठा शादी का दिखावा करा करके महिला को विश्वास करा देता है कि हाँ हम लोग मैरिड हैं। ठीक है, तो ये करके अगर ये छोटी मोटी शादी दिखाई गई है, ठीक है, या वो अपनी पहचान को छिपा लेता है कि वो कोई और व्यक्ति होता है और महिला के पति के रूप में बन करके सामने आ जाता है, वहाँ पर महिला को विश्वास करा देता है कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और इस विश्वास पे महिला की कंसेंट अगर हासिल करके सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है तो ये रेप की कैटेगरी में माना जाएगा। देन फिफ्थ, consent by women of unsound mind or intoxicated or any woman unable to understand the nature and consequence of her act due to taking up unwholesome substance। पांचवी जो पार्ट है, पांचवें पार्ट में बात की गई है कि अगर महिला अनसाउंड माइंड की है, विकृत चित्त है, इंटॉक्सिकेटेड है, वो मत्तता की कंडीशन में है, या उसको कोई ऐसी चीज़ खिला दी गई, कोई पदार्थ उसको सब्सटेंस को इसको दे दिया गया है, खिला दिया गया है, जिसकी वजह से महिला नहीं जान सकती है कि जिस बात की मैं कंसेंट दे रही हूँ उसका नेचर या उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है। ठीक है, उसकी प्रकृति या उसका परिणाम क्या है। तो अगर महिला पागल होने की वजह से, विकृत चित्त होने की वजह से नहीं जान सकती है कि ये किस बात की कंसेंट उससे मांगी जा रही है और उसने कंसेंट दे दी है, तो ये कंसेंट नहीं मानी जाएगी। इसी तरीके से महिला अगर इस तरीके की नशा, यहाँ पे नशा ऐसा होना चाहिए कि महिला जान ना सके कि इस कंसेंट का, ये जो एक्ट है जिसकी हम कंसेंट दे रहे हैं, इसका नेचर या कॉन्सिक्वेंस क्या है। ठीक, तो सिर्फ नशे में होने की वजह से ही नहीं मान लिया जाएगा कि उसकी कंसेंट नहीं मांगे, नशे में हो और इस तरीके से नशे में हो महिला कि वो उस एक्ट के नेचर को और उसके कॉन्सिक्वेंस को ना जान सकती हो किस बात की, या कोई और चीज़, कोई भी अनहोलसम सब्सटेंस, कोई मेडिसिन या कुछ ऐसी चीज़ उसको खिलाई जा सकती है जिससे महिला की ये कंडीशन हो जाए कि वो नहीं समझ सकती है कि उस जिस एक्ट के लिए मैं कंसेंट दे रही हूँ उसका नेचर या उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है। ठीक है, नाउ 6, अब यहाँ पे एक बात और है, फिफ्थ में, महिला अगर अनेबल है इस चीज़ को जानने में नशे की वजह से, नशा उसने खुद किया है, नशा कराया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने खुद भी नशा किया है, इस हद तक नशा किया है कि नेचर कॉन्सिक्वेंस नहीं जान सकती है, तो विदाउट कंसेंट माना जाएगा। या नशा उसको ज़बरदस्ती कराया गया है और उसके बाद महिला की हालत हो जाती है कि नेचर कॉन्सिक्वेंस नहीं जान सकती है, तो दोनों ही कंडीशन में वो विदाउट कंसेंट माना जाएगा और रेप की कैटेगरी में माना जाएगा। देन 6 है बाय द कंसेंट ऑफ वुमेन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। कोई महिला जो कि 18 साल से कम की है, ठीक है, उसकी सम्मति से या बिना सम्मति, ठीक है, तो इफ द वुमेन इज अंडर 18 ईयर्स एज एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स इज डन विद दैट वुमेन, इट वुड अमाउंट टू रेप। ठीक है,
तो अगर 18 साल से कम की महिला है, ठीक, द एज फॉर गिविंग कंसेंट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन हैज बीन फिक्स्ड एज 18 ईयर, ठीक है। रेप के मामले में महिला की कंसेंट देने की एज यहाँ पे 18 ईयर की मान ली गई है कि 18 साल की अगर है और वो अपनी कंसेंट देती है तभी वो विद कंसेंट मानी जाएगी। अगर महिला 18 से कम की है और 18 से कम की होती हुई अपनी कंसेंट भी देती है तब भी वो रेप की कैटेगरी माना जाएगा, ठीक। तो अगर महिला 18 वर्ष से कम की है, 18 साल से कम की एज की है, तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स चाहे विद कंसेंट हो या विदाउट कंसेंट हो, वो रेप की ही कैटेगरी में माना जाएगा, ठीक है। तो 18 वर्ष से कम की महिला के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स से साफ साफ रेप में आता है, वेदर इट इज विद कंसेंट और विदाउट कंसेंट। देन 7th, when she is unable to communicate consent, if the woman is not in position to communicate her consent, it shall amount rape। 7वां पॉइंट कहता है कि जबकि महिला अपनी कंसेंट देने में असमर्थ हो, अपनी कंसेंट को कम्युनिकेट करने में, अपनी कंसेंट को संसूचित करने में वो अनेबल हो, असमर्थ हो। तो अगर महिला की ऐसी कोई कंडीशन हो गई है, जैसे वो कॉन्शियस नहीं है, कोमा में चली गई है, इस टाइप की कंडीशन महिला की है जिसकी वजह से वो अपनी कंसेंट नहीं दे सकती है और उस वक्त अगर महिला के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा तो वो भी रेप में, बलात्कार में माना जाएगा। अब इसके बाद इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं और कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, ठीक है। जो पहला एक्सप्लेनेशन फर्स्ट है, स्पष्टीकरण फर्स्ट दिया गया है, दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन वेजाइना शैल आल्सो इंक्लूड लेबिया मेजोरा। पहले स्पष्टीकरण में क्लियर कर दिया गया है कि जो वेजाइना है, योनि होती है, इसमें बृहद खरगोश भी शामिल होता है। लेबिया मेजोरा इज द आउटर लेयर ऑफ द वेजाइना। तो यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है कि आउटर लेयर ऑफ वेजाइना में भी अगर एंट्री होती है पेनिस की या किसी ऑब्जेक्ट की तो वो रेप की कैटेगरी में मान लिया जाएगा, ठीक। क्योंकि क्लियरली पहले भी लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, टू एनी एक्सटेंट, किसी भी एक्सटेंट तक एंट्री होती है तो आउटर लेयर में भी अगर एंट्री होती है वेजाइना या किसी पार्ट की तो वो रेप की कैटेगरी में मान लिया जाएगा। देन सेकंड स्पष्टीकरण दिया गया है, कंसेंट मीन्स एन अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट व्हेन द वुमन बाय वर्ड्स, जेस्चर्स और एनी फॉर्म ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन communicates willingness to participate in the specific sexual act। सम्मत से क्या तात्पर्य है? सम्मत से तात्पर्य है महिला की स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति हो, महिला की स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति हो, जबकि महिला ने शब्दों से या जेस्चर से, संकेतों से या किसी तरीके के एनी फॉर्म ऑफ वर्बल, किसी तरीके के मौखिक या नॉन वर्बल, अमौखिक संसूचना के द्वारा उस सेक्सुअल एक्ट में, उस लैंगिक कृत्य में शामिल होने की अपनी इच्छा को वो कम्युनिकेट करती, संसूचित करती, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि कंसेंट को हम क्या मानेंगे, किस तरीके की कंसेंट होनी चाहिए। अदरवाइज सेक्शन 90 में कंसेंट को बताया गया, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली रेप के मामले में कंसेंट कैसी होनी चाहिए वो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि कंसेंट का जो मतलब है, कंसेंट मीन्स अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट। कंसेंट का तात्पर्य यह है कि महिला की बिल्कुल स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति होनी चाहिए, मतलब जो भी महिला ने कंसेंट दी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए और वॉलंटरली होना चाहिए, उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, कैसे कंसेंट दे सकती है, किस तरीके से दे सकती है, वो बताया गया है कि बाय वर्ड, वो महिला अपने शब्दों से कह सकती है, बाय जेस्चर भी, वो संकेतों से भी अपनी कंसेंट दे सकती है, ऐसे हाव भाव दिखा सकती है जिससे कि क्लियरली पता चलता हो कि हाँ ये इस सेक्सुअल एक्ट में इंटरेस्टेड है, तो वो संकेतों से भी अपनी कंसेंट दे सकती है, या बाय एनी फॉर्म ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या किसी भी तरीके का मौखिक या अमौखिक संसूचना हो सकती है, लिखित में भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, वो कोई संसूचना हो सकती है। अल्टीमेटली उससे ये दिखना चाहिए कि महिला ने उस सेक्सुअल एक्ट में शामिल होने की, भाग लेने की अपनी विलिंगनेस को कम्युनिकेट किया। तो तरीका कोई भी हो सकता है, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि महिला ने अपनी इच्छा व्यक्त की हो उस एक्ट में शामिल होने की, ठीक है। फिर इसी में प्रोविजो दे दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट वुमेन हु डज नॉट फिजिकली रेजिस्ट टू द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन shall not by the reason only of that fact be regarded as consenting to the sexual activity। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि केवल ये तथ्य कि महिला ने उस सेक्सुअल एक्ट का फिजिकली विरोध नहीं किया, भौतिक रूप से विरोध नहीं किया है जो उसके साथ एक्ट किया जा रहा था, इसका मतलब ये नहीं मान लिया जाएगा कि उसने अपनी कंसेंट दे दी। तो ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बता दिया गया है कि अगर आप ये दिखाना चाह रहे हो कि महिला ने फिजिकली विरोध नहीं किया, मतलब महिला ने बल का प्रयोग नहीं किया था इससे बचने के लिए,
तो ये कोई डिफेंस यहाँ पर नहीं है कि महिला अगर चाहती तो बल का प्रयोग करके वो हट सकती थी या बल का प्रयोग करने की कोशिश करती। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ भी नहीं, महिला ने फिजिकली बिल्कुल ज़बान से महिला ने कहा है कि हाँ, हमें ये काम नहीं करना है, हमें ये कृत्य नहीं करना है, और उसके साथ में जब ज़बरदस्ती कर दी जाती है, उसने हाथ-पैर का फ़ोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं किया, भौतिक रूप से उसने कोई विरोध नहीं किया, उसने बल का प्रयोग किसी तरीके नहीं किया, सिर्फ़ उसने ओरली बोला है कि हाँ, हमें ये कृत्य नहीं करना है। इतना सफिशिएंट होगा अगर ओरली उसने बोल दिया है कि हमें ये कृत्य नहीं करना, ज़रूरी नहीं कि उसने फिजिकल विरोध भी किया हो, ठीक है? तो अगर ओरली उसने विरोध कर दिया तो मान लिया जाएगा विदाउट कंसेंट है, चाहे भौतिक रूप से उसने विरोध किया हो या, क्योंकि ये अक्सर एविडेंस दिखाए जाते हैं कोर्ट में कि महिला के शरीर के पार्ट पे कोई इंजरी के मार्क नहीं है, इसका मतलब कंसेंट से होगा। तो अब ये चीज़ आप शो कर सकते हैं, इस प्रोविजन में क्लियर कर दिया गया है, ये कोई ग्राउंड नहीं है कि इतने ही बेस पे मान लिया जाएगा कि इसकी कंसेंट थी, ठीक है? नाउ इसके बाद 2 एक्सेप्शन भी दिए गए हैं। एक्सेप्शन फर्स्ट है, मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट मेडिकल प्रोसीजर, कोई मेडिकल प्रोसीजर चल रहा है, ठीक, कोई चिकित्सीय प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, तो वो रेप में नहीं आएगा, ठीक। अभी यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है, यहाँ पे इसलिए क्लियर कर दिया गया है कि क्योंकि अब जो रेपला नया रेपला बना है उसमें कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी का कोई पार्ट जैसे उंगली, हाथ, ये सब भी अगर वजाइना या इन जगहों पे एंट्री किया जाता है तो वो रेप में आ जाता है, ठीक। इसलिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि डॉक्टर ये काम अगर करेगा कि मेडिकल पर्पज से, मेडिकल प्रोसीजर में अगर ऐसा किया जा रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट वेजाइना में एंट्री की जा रही है, डॉक्टर अपने हम बॉडी का कोई पार्ट, उंगली या इस सब को एंट्री कर रहा है, तो ये बलात्कार की कैटेगरी में नहीं है। तो डॉक्टर अगर मेडिकल प्रोसीजर में ये सब करता है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा और बलात्कार की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। देन सेकंड एक्सेप्शन दिया गया है, a sexual intercourse or sexual act by a man with his own wife shall not be rape if the wife is above the age of 15 years, whether the consents or not. In India, the matrimonial relationship, the consent is presumed at the time of marriage. सेकेंड स्पष्टीकरण में कह दिया गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल बाय ए मैन विद हिज ओन वाइफ शैल नॉट बी रेप। कोई पुरुष अगर अपनी महिला की अपनी पत्नी के साथ में सेक्सुअल एक्ट करता है और वो उसकी पत्नी है, वो पत्नी एबव द एज ऑफ 15, वो 15 साल से ऊपर की है, तो वहाँ पर वो जो सेक्सुअल एक्ट हस्बैंड अपने वाइफ के साथ करता है ये रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, बलात्कार की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ये एक्सटेंशन इसका कर दिया है कि 18 तक का कर दिया है कि 18 से कम की अगर वाइफ की एज है और उसके साथ में पति अगर सेक्सुअल एक्ट करेगा तो वो रेप में माना जाएगा। तो ये हो गया रेप की डेफिनेशन। तो रेप की डेफिनेशन में हमने जो पढ़ा क्लियरली कि दो पार्ट में ये डिवाइड किया गया है रेप को। फर्स्ट पार्ट में वो सेक्सुअल एक्ट बताए गए हैं कि कौन से सेक्सुअल एक्ट किए जाने हैं, और सेकेंड पार्ट में वो सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं कि किन सर्कमस्टांसेस में ये सेक्सुअल एक्ट होने चाहिए, ठीक। तो जो चार पार्ट स्टार्टिंग में दिए गए चारों आवश्यक नहीं है, चारों में से कोई भी एक एक्ट होगा तो इस कैटेगरी मान लिया जाएगा। इसी तरीके से जो इसमें 7 कंडीशन दी गई हैं सेकेंड पार्ट में, ये 7 कंडीशन में भी कोई भी एक कोई भी एक अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो रेप की कैटेगरी में मान लिया जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक रेप ये भी ख़त्म होता है, और जो अभी रेप का भी फर्स्ट टॉपिक अभी ख़त्म हुआ, जो नेक्स्ट पार्ट इसका है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कस्टडियल रेप और गैंग रेप, ये इसका सेकेंड पार्ट है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।